हेलो एंड वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइट माइंड्स के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ और भी सारे करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है दैट इस न्यूज़पेपर में देर इज़ नॉट ओनली द हिंदू विच इज़ कवर्ड, बट यस, हम लोग पूरा रिसर्च करने के बाद द हिंदू के साथ साथ अपनी जितने भी और सारे सोर्सेज हैं लाइक इंडियन एक्सप्रेस, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली और पीएस जो हमारी पीएसआर की वेबसाइट है, वो लोकसभा की वेबसाइट है, वो ये सारी चीज़ों को कवर करके एक होलिस्टिक मैगजीन बनाते हैं इग्नाइट माइंड्स पे। और वो मैगजीन भी आपको हमारे पेजेस पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको ये जो मंथली मैगजीन होती है हमारी, इसमें आपको हमारे योजना के और कुरुक्षेत्र के और पीआईबी की समरी जो है वो अलग अलग से मिल जाएगी। तीनों तीन चैप्टर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, जिसमें योजना की समरी, कुरुक्षेत्र की समरी और पीआईबी की समरी अलग से दी होगी। प्लस मंथली मैगजीन जो हमारी है वो ये सारी चीज़ें कवर करती है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली, ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है इस मंथली मैगजीन में। तो इफ़ यू वांट टू यू कैन जस्ट गो स्क्रॉल एंड डाउनलोड इट फ्रॉम आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, ठीक है। सो इट्स 31st ऑफ अगस्त, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इट्स सैटरडे, लेट्स डिस्कस द न्यूज़पेपर एंड लेट्स डिस्कस दीज न्यूज़ आर्टिकल्स विच आर हाईलाइटेड ऑन योर स्क्रीन्स। सिंपल, पहले चार आर्टिकल्स दे आर अबाउट इकोनॉमी। ये वाला आर्टिकल इज अबाउट एजुकेशन एंड गवर्नेंस, ठीक है। One more article is from a geographical perspective, that is the cyclone which is forming over the Kutch area, ठीक है। बस तीन ही साइक्लोन्स ऐसे आए हैं अभी तक जो अरेबियन सी में आए हैं, ठीक है। रेस्ट जो सारे साइक्लोन्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये साइक्लोन यहाँ पे कैसे बना और क्यों बन रहा है और कहाँ पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो तीन एडिटोरियल्स हैं ये हमारे आईआर सेक्शन से होंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें एक में हम इंडिया पाकिस्तान का सारा रिलेशंस डिस्कस करेंगे, स्टार्ट से लेके एंड तक, कब वॉर हुए, कब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कब सीज फायर हुआ और रीसेंट अटैक्स क्या क्या हुए थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम तालिबान का एक मोरालिटी लॉ जो कि अभी अभी पास हुआ था, तालिबान लेके आया था, जिसमें ये वो लोग बोल रहे हैं दो चीजें, वुमेन के अगेंस्ट में है ये, ठीक है। और इन्होंने बोला दैट वुमेन without the parda and they cannot come out without parda in the public places and they cannot raise their voice in the public places like markets and all, ठीक है। तो ये लॉ अभी कंट्रोवर्सी में है बिकॉज ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड बिकॉज ऑफ इट्स इनकम्पैटिबिलिटी with the international laws. Further, there is an organization named Pacific Islands Forum. इस फोरम ने अभी अभी एक जॉइंट पुलिस प्लान प्रपोज किया है और इन्होंने ताइवान को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्यों ताइवान को हटाया और ये जॉइंट पुलिस प्लान ऑस्ट्रेलिया के फंड्स पे चल रहा है और ये क्यों चलेगा और कैसे चलेगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, आप बिल्कुल कनेक्टेड रहिए। आप देखिए आपका एक एक चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है, जितना भी आज न्यूज़पेपर में आया हुआ है। सबसे पहली चीज, हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़पेपर को डेली यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू से, ठीक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ऑल दो इंस्पायर्ड बाय करंट अफेयर्स, डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय करंट अफेयर्स। पहली चीज, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली, कि यूरोप के पार्लियामेंट ने एक नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली पास किया हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, चलो मैं मानता हूं आपने ये नहीं पढ़ा है, ठीक है, अगर ये एक आम इंसान को बोला जाए, ठीक है, कि पूरे साल उस इंसान ने करंट अफेयर्स पढ़ा, ठीक है, और ऐसा एक स्टेटमेंट बोला जाए कि यार यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी अभी ना एक नेट जीरो एक्ट पास किया गया था, ठीक, अगर ये क्वेश्चन ही गलत है, पहले से ही अगर ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो पूछने का फायदा क्या है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले चीज देखो कि क्वेश्चन बनाया क्यों गया है।
क्वेश्चन इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा आंसर ही नहीं है जिसमें बोला जाए दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। दोनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, पहली चीज। और अगर ये चीज नहीं हुई होगी, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, दूसरे में क्या है, यूरोपियन यूनियन intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore it aims to develop all of its own clean technology by that time। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि या तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने पास किया है या तो यूरोपियन यूनियन ने पास किया है। यूरोपियन यूनियन ने पास किया है नेट जीरो एक्ट, या फिर यूरोपियन यूनियन इंटेंड कर रहा है, ये चाह रहा है कि कार्बन न्यूट्रलिटी इसकी आ जाए 2040 तक। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, देयरफॉर इट एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2040। ठीक है, अब समझने की बात यह है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसके चांसेस ज्यादा है इनकरेक्ट होने के। पहला, 2040 तक इसकी कार्बन न्यूट्रलिटी आ जाए यूरोपियन यूनियन की। ऊपर लिखा है नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, अब ये भी पास हुआ है, 2040 तक हो जाएगा। हो सकता है कॉरस्पॉन्ड कर जाए, बट यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट में एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब क्या है कि अब ये बंदा, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आता है कहीं पे भी, किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है। अब ये बंदा इसमें कुछ एडिशन कर रहा है, जिसने ये एमसीक्यू बनाया है वो इस स्टेटमेंट में कुछ और एडिशंस कर रहा है। क्या एडिशन कर रहा है, बोल रहा है कि यूरोपियन यूनियन का एम है, क्या एम है, कि टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2040। भाई साहब मेरे को एक चीज समझाइए आप, अगर 2040 तक किसी भी कंट्री को कार्बन न्यूट्रलिटी चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है ना कि उसकी अपनी खुद की क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए सारी की सारी 2040 तक। हो सकता है वो किसी और मैकेनिज्म से इसको फुलफिल कर दे। ये जरूरी ही नहीं है कि ओन क्लीन टेक्नोलॉजी हो जाए, वो किसी और मैकेनिज्म से इसको फुलफिल करेगा। वो सीडीएम करेगा, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, किसी और कंट्री से टेक्नोलॉजी खरीद लेगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक टेक्नोलॉजी का हर एक सेक्टर वो डेवलप कर लेगा तब तक। ठीक है ना। और हो सकता है तब तक जैसे हमारा सीएफसी, एचएफसी, एचसीएफसी, इतना सारा डेवलपमेंट हो गया बस हाइड्रोकार्बन्स को लेके। ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेके। अब आज आप जिस चीज को क्लीन टेक्नोलॉजी बोलते हो, कल को उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आ जाए सामने, इट हार्डली मैटर्स। तो दूसरा स्टेटमेंट इज क्लियर टैम्परिंग ऑफ ए स्टेटमेंट। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, उसको चेंज किया गया है, वेरी मच विजिबल। और अगर पहला स्टेटमेंट ठीक नहीं होता, यूरोपियन पार्लियामेंट हैज अप्रूव्ड नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, अगर ये ठीक ही नहीं होता तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैलिड ही नहीं है, और दोनों चीजें गलत हो जाएंगी। और दोनों चीजें गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। तो दोनों में से एक चीज ठीक है। अब अगर हम दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट मान ले, ठीक है, कि वन इज इनकरेक्ट एंड टू इज करेक्ट, तो पहला स्टेटमेंट पूछने का फायदा ही क्या था। नहीं, पहला ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा ना, फिर क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आप पहला स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट मानते हो तो फिर क्वेश्चन बनाने का ही कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टूड। देयरफॉर क्वेश्चन का आंसर सिंपल है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसका आपको एग्जाम ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, कैन गो थ्रू इट क्लियरली। जो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से इन्फ्लुएंस्ड क्वेश्चन है। द हिंदू के एक्सप्लेन सेक्शन में भी आया था सेम चीज। कार्बन बॉर्डर मैकेनिज्म के साथ साथ ये चीज भी डिस्कस की गई थी द हिंदू के पेपर में। मूविंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ टुडे, सबसे पहली चीज जो आज के पेपर में आई थी, तीन चीजें और तीन न्यूज आर्टिकल्स ऐसे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आई गेस, हाँ, तीन न्यूज आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी के ग्रोथ से रिलेटेड है। हमारा 2024-25 का पहला क्वार्टर खत्म हो गया है। अब मैं ये चीज़ क्यों उठा रहा हूँ, ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो आपको होनी चाहिए। ठीक है, यूजुअली जितनी भी हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस होंगी वो इसको शायद इग्नोर कर देंगी, या जितने भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो इसको इग्नोर कर देंगे कि यार इसमें क्या पढ़ना है, ये तो कल को चेंज हो जाएगा 3 महीने के बाद। वो बात नहीं है। चीज़ें चेंज होती है, डेटा चेंज होता है, बट कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम। अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए, रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड हैज आउट परफॉर्म्ड जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड 6.7% एंड जीवीए इज अराउंड 6.8%।
इन द क्वार्टर वन। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ है इसको समझने की जरूरत है, बिकॉज इकोनॉमी हैज आउट परफॉर्म्ड। ठीक है, और समझना ये भी है कि कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन भी हो सकता है, और ये भी समझना है कि कुछ डेटा पहले आता है और कुछ डेटा बाद में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक की रीजन दिया हुआ है दैट सेंट्रल बैंक हैज पेंड इन अ जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.2% फॉर दिस ईयर। ठीक है, एंड सॉफ्टर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। तो अभी तो 7.2% ये बोला जा रहा है कि होगा। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ जो अभी हमने देखी है दैट इज 6.7% एंड 6.8%। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीवीए, अगर हमने ये दो चीजें समझ ली, जीडीपी और जीवीए के बीच में डिफरेंस क्या है, तब हमें ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पे जीडीपी और जीवीए के नंबर्स वैरी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो जीडीपी सिंपल इज फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड देर आर फोर की इंजन्स इन जीडीपी। ठीक है, चार की चीजें हैं यहाँ पे जो हमें जीडीपी में याद रखनी है। सबसे पहली चीज है एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट इज प्राइवेट कंजप्शन। सेकेंड इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। ठीक है, और लास्टली देर इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो प्राइवेट कंजप्शन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी विच इक्वल्स टू जीडीपी। ठीक है, क्लियर यहां तक? अभी जीवीए समझते हैं। जीवीए इज सिंपली द इनकम, इनकम फ्रॉम फोर की फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लेबर। जो यहां से इनकम जनरेट होती है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए इज कैलकुलेटेड द इन द सेम वे वी कैलकुलेट नेशनल इनकम, और जैसे हम नेशनल इनकम सप्लाई साइड से कैलकुलेट करते हैं वैसे ही ग्रॉस वैल्यू एडेड भी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको समझना ये है कि यहाँ पे पैरामीटर्स डिफरेंट है, यहाँ पे डेटा सेट्स डिफरेंट है, तो रिजल्ट भी डिफरेंट आएगा, बट दैट डज नॉट मीन कि जीडीपी और जीवीए आपस में इक्वेट नहीं कर पाएगा। ये इक्वेट भी करेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जब आपके डेटा में जो लैग है, डेटा रिसीविंग में जो लैग है, या आपकी इकोनॉमी में वो डेटा नहीं आ रहा है, वो हो सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आरबीआई, जीवीए of a sector is defined as the value of output minus the value of intermediaries। ठीक है, इनपुट्स, और जो वहां पे बचेगा दैट इज वैल्यू एडेड, कि इनपुट कितना दिया और आउटपुट कितना निकला, जो बीच में बचा दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट सेक्टर विच हैज बीन एडेड बाय दैट सेक्टर। ठीक है, क्लियर यहां तक? इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है दैट देयर इज दिस कोर सेक्टर इन आर इकोनॉमी। कोर सेक्टर में देर आर 8 कोर सेक्टर्स। ठीक है, हमारी इकोनॉमी के सेक्टर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, बहुत सारी टाइप्स की इंडस्ट्री है। कोई प्लास्टिक के सामान बनाता है, कोई पीईटी बॉटल्स बनाता है, कोई आपके पैंट के बेल्ट्स बनाता है, कोई आपकी टेक्सटाइल्स बनाता है, कोई आपके जीन्स बनाता है ना, कोई लेदर के बूट्स बनाता है। दैट इज समथिंग विच इज ऑल पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी and economy of the world at large. But there are major 8 core industry sectors जो ग्रोथ को डिराइव करते हैं, जहां से ग्रोथ का पता चलता है हमें। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज
द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ कराने में। ठीक है। और इन्हीं का एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। ये अभी इंक्रीज किया है, 6.6% इसमें जंप आया है। क्यों? क्योंकि रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पहले समझते हैं 8 कोर इंडस्ट्री कौन कौन सी है। सबसे पहली है स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, कोल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट। ठीक है। ये 8 इंडस्ट्रीज है और यहाँ पे बोला जा रहा है इनमें इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे फर्टिलाइजर आउटपुट ग्रोथ हिट 7 मंथ हाई, स्टील ऑल्सो गैदर्ड मोमेंटम लास्ट मंथ। इसके साथ साथ कोल आउटपुट हैज स्लोड डाउन। ठीक है। स्टील रोज टू 3 मंथ्स हाई। समझना यह है कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज अगर इनमें ग्रोथ आता है तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। बट यहाँ पे एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे बोली जा रही है, दैट इज कि इकोनॉमी जो है पिछले 5 क्वार्टर से कम ग्रो की है। इट हार्डली गेट्स एनीथिंग जो हमें सब्सटैंशियल याद रखना हो कि यार इस एक क्वार्टर में इकोनॉमी कम हो गई, इस एक क्वार्टर में इकोनॉमी बढ़ गई। ये चीज हमें याद नहीं रखनी है, हमें बस कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया, जीवीए का, जीडीपी का, और 8 कोर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है। समझ में आ गया? 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है हमारी? याद रह गया? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। 8 ये सेक्टर्स, दे आर कॉल्ड एज 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। हमारी इंडस्ट्री का ओवरऑल जो डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस है वो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज पे बहुत ही ज्यादा रिलाई करता है। ठीक है। और इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ये पब्लिश कौन करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जिसको हम DPIIT भी बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों चीजें आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। क्लियर? डन। कोल में जैसे कोकिंग कोल आता है, कोकिंग कोल को हटा के जो बाकी कोल का प्रोडक्शन है वो आता है। सीमेंट में बोथ लार्ज एंड मिनी प्लांट्स, नेचुरल गैस में टोटल प्रोडक्शन, स्टील में एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील का प्रोडक्शन। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, 8 कोर इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इस इंडेक्स के अंदर, जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो दिया जाता है किसको? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स को, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, सीमेंट एंड लास्ट में फर्टिलाइजर। ठीक है। स्टील के बाद कोल, कितने आ गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 के 8 सेक्टर्स यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग आ गए। ठीक है। क्लियर? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल भी इसी चीज से रिलेटेड है। यहाँ पे बस यही चीज बोली जा रही है दैट इकोनॉमी के मैट्रिक्स या ग्रोथ के मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि जीवीए एंड जीडीपी में बस वही चीज आई है, दैट 6.7% एंड 6.8% जो हमने देखा। अब इसमें एक और रीजन जोड़ा जा रहा है, दैट इज वन, कि वीक रूरल डिमांड एंड प्राइवेट कंजप्शन जो हमने लास्ट ईयर देखी थी, वो एक रीजन हो सकता है इसका। दूसरा, द मॉनसून हैज बीन बेटर देन लास्ट ईयर,
बट हाँ, इराटिक मॉनसून हुआ है, कहीं कहीं पे ज्यादा, कहीं कहीं पे कम, कहीं टेम्पररीली ये बारिश हुई है। इसके साथ साथ फार्म सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, फार्म सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडिशन हैज मूव्ड अप टू अ 4 क्वार्टर हाई बाई 2%। ये एक मेन रीजन हो सकता है किसका, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का, जो ज्यादा परसेंटेज आई है इसकी। तो हमें ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं कि कुछ कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से शायद जीवीए ज्यादा हो सकता है जीडीपी से किसी एक क्वार्टर में। कैसे हो सकता है, यही रीजंस हो सकते हैं, जैसे मॉनसून एक रीजन हो सकता है, डिमांड, कंजप्शन, और इसके साथ साथ बाकी सारे फैक्टर्स जैसे इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन, ये फैक्टर्स, या खरीफ क्रॉप का अगर लॉस हो जाए, रबी क्रॉप का अगर लॉस हो जाए टोटल, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारा जीडीपी और जीवीए के नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में क्वेश्चन जो भी आएगा प्रीलिम्स में, वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आएगा, वो डेटा के बेसिस पे नहीं आएगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे समझनी है वो ये है कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यूएलआई एंड ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क लॉन्च किया है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस और ओ सी ई एन, दैट इज ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क, ये दोनों क्या चीजें हैं और हमारे एग्जाम से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल डिटेल्स में इसके जो फीचर्स हैं वो बताऊंगा। यूएलआई एक्चुअल में यूपीआई की तरह काम करेगा। ठीक है, जैसे आपका यूपीआई काम करता है कि आपका बैंक किसी भी कोई भी बैंक है, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, आप किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट से किसी भी बैंक के किसी भी अकाउंट में पैसे डाल सकते हो। ठीक है, सिंपली आपने एक क्यूआर स्कैन कर लिया, एक नंबर डाला, एक फोन नंबर डाला, या आपने कोई बैंक अकाउंट नंबर डाला, आपका यूपीआई आईडी डाल दिया आपने, तो आपने क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया पैसा। ठीक है, दैट इज यूपीआई। बट यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस क्या काम करेगा? दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म which will help in easing out the lending process। लेंडिंग प्रोसेस को ईज करेगा। कैसे ईज करेगा? कि आपके पास अगर आपको अभी लोन चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको एक एमएसएमई चलानी है ना, तो आपको ये एक फ्रिक्शनलेस क्रेडिट फैसिलिटी दे देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहली चीज क्या होगी इसमें? कंसेंट बेस्ड डिजिटल एक्सेस। इसका मतलब क्या है? दैट ये जो ये यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस है, इट विल प्रोवाइड, जो लेंडर्स होंगे उनको ये डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करेगा, जितना भी फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डेटा होगा कस्टमर्स का, उसको। फॉर एग्जांपल, आप एक फैक्ट्री चलाते हो, आपको एक एमएसएमई स्टार्ट करनी है, तो आपने अपना डेटा डाल दिया इस यूएलआई प्लेटफॉर्म पे, फिर आप ये कंसेंट दोगे कि क्या मेरा डेटा एक्सेसिबल होगा उन लोगों को जो लोन दे सकते हैं। वो आपका डेटा देखेंगे, वो देखेंगे कि आपकी फैक्ट्री लास्ट टाइम पे, आपकी एमएसएमई, आपका यूनिट पिछली बार कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना सेल हुआ है, कितना रेवेन्यू हुआ है। अच्छा, अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या हम आपको वो लोन दे सकते हैं, क्या आपका क्रेडिट स्कोर कम है, ज्यादा है, कितना नहीं है, उस बेसिस पे आपको अप्रोच किया जाएगा कि आपके लिए ये वाला, अगर आपका क्रेडिट स्कोर स्कोर कम है तो आपके लिए ये वाला लोन है जिसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे आपको अप्रोच किया जाएगा। इसमें आपका दो तीन चीजें होंगी, एक फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा कस्टमर का, ठीक है, जो भी लोन लेना चाहता है। दूसरा, लैंड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे होंगी और आप कंसेंट दोगे अपना, तभी जाके आपका ये सब चीजें एक्सेस दे दी जाएगी। ठीक है, क्लियर? दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी? कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड एपीआई। ठीक है, यूएलआई
will feature standardized application programming interfaces which will allow for a plug and play role. होगा क्या, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, ठीक है, कि अगर आपका, फॉर एग्जांपल मैं ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर एक कंपनी है ए और इसको लोन चाहिए 10 करोड़ का, ठीक है, बट इसका क्रेडिट स्कोर जो है 6.5 है, ठीक है, इसको लोन चाहिए 10 करोड़ का और इसका क्रेडिट स्कोर लो है, और इसके पास जो डेट है, जो इसका कर्जा है, वो भी 15 करोड़ रुपए का है, ठीक है, और ये भी देखना है कि इसके पास जो लैंड है, जो इसके एसेट्स है, वो बस 2 करोड़ रुपए के हैं, ठीक है, और ये भी देखना है कि इसने लास्ट ईयर लॉस इनकर किया है अराउंड 50 लाख रुपए का, ठीक है। अब ये सारी चीजें सामने है ना, तो एक स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा कि अगर आपके पास ऐसा एक कस्टमर आता है, ए नाम का कस्टमर, या इस इन इन कंडीशंस वाला कस्टमर आता है, तो इस टाइम पे आपको क्या एसओपी इख्तियार करनी है, कि कितना लोन आप दे सकते हो और कितना लोन नहीं दे सकते हो, ठीक है, कितना इंटरेस्ट रेट लगा सकते हो और कितना नहीं लगा सकते हो, क्या कर सकते हो आप इस कंडीशन में। ये सेट पैटर्न होगा, ये प्लग एंड प्ले अप्रोच होगा, कि आपने बस अपना डेटा डाला, अब जो कस्टमर्स है, जो लेंडर्स है जो आपको लोन दे सकते हैं, वो खुद आपको अप्रोच करेंगे। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सेंट्रलाइज डेटा एक्सेस होगा सबके पास, और इस यूएलआई का सबसे ज्यादा फोकस एरिया जो है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इसका सबसे ज्यादा फोकस एरिया है, और एमएसएमईज इसका दूसरा मेजर फोकस एरिया रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा यूएलआई। इसके साथ साथ हमें ओसीईएन भी समझना है। ओसीईएन क्या है? ओसीईएन भी एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो एपीआई के मॉडल पे ही काम करेगा, एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म इंटरफेस, ठीक है। अब ये काम कैसे करेगा? ये भी जो क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स होंगे उनको अप्रोच किया जाएगा, ताकि उनका कॉस्ट और टाइम बच जाए, ठीक है, with borrower acquisition and enabling the quick and effective efficient disbursement of loans, कि इजीली लोन दे दिए जाए उन लोगों को जो क्रेडिट वर्दी हो, जिनको लोन दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जिनके पास एसेट्स हो चुकाने के लिए, जिनके पास एवेन्यूज हो कि उनके पास इनकम आती है और फिर वो वापस ईएमआई पे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने आजकल देखा होगा कि आपकी सैलरी अगर 25,000 से ऊपर की है, तो आपको 10 लाख रुपए का लोन ऑफर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं ओसीईएन और यूएलआई से रिलेटेड। नेक्स्ट हमें ये देखना है दैट एक साइक्लोन आ रहा है और इस साइक्लोन को हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ये कौन सा साइक्लोन है? ये है साइक्लोन, क्या नाम है इसका? असना साइक्लोन, ठीक है, और आशना साइक्लोन, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा सही तरीके में पढ़ो तो इट्स आशना साइक्लोन, आशना, और इसका ये नाम दिया है किसने? पाकिस्तान ने, ठीक है। और ये जो साइक्लोन है, ये कहाँ आ रहा है? ये अरेबियन सी में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू द न्यूज आर्टिकल इट सेज दैट ये एक रेयर और लैंड ओरिजिनेटिंग साइक्लोन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ओरिजिन लैंड से है। तो ये हमारे वेस्ट कोस्ट पे ओरिजिनेट हुआ है, वेस्ट कोस्ट पे ओरिजिनेट हुआ है, और ये ओरिजिनेट इस एरिया में हुआ है, और इसका मूवमेंट इधर को है, ये जाएगा वेस्टवर्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कुछ कुछ होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगी हमारे वेस्टर्न कोस्ट में, गुजरात के एरिया में रेनफॉल होगी, बस इतना समझना है। और रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा हुई है, रेन गुजरात में हुई है। समझना ये है कि अरेबियन सी में जो साइक्लोन्स आते हैं, इनमें कुछ अलग चीज है, कुछ यूनिक चीज है,
हमने पहली चीज देखी कि ये साइक्लोन का नाम क्या है। साइक्लोन का नाम है आशना। नाम किसने रखा है? पाकिस्तान ने नाम रखा है। ये कहाँ पे आया है? गुजरात में आया है। गुजरात के वेस्टर्न साइड में आया है और ये लैंड से ओरिजिनेट होके सी की तरफ जा रहा है। ये सब चीजें हमने समझ ली। बट इसके साथ जो हमें याद रखना है दैट दिस इज द फर्स्ट साइक्लोनिक स्टॉर्म इन अरेबियन सी। 1976 के बाद 1976 के बाद ये पहला ऐसा स्टॉर्म है। 1967 से पहले 1976 से पहले 1964 में एक साइक्लोन आया था और 1944 में एक और साइक्लोन आया था। तो ये हमारा होगा फोर्थ सच साइक्लोन जो आएगा 2024 में। ठीक है, आ गया है, समझ में आया? 1994 से लेके 2024 तक बस तीन ही साइक्लोन्स आए हैं इस रीजन में। ठीक है, अरेबियन सी में, और वो भी अगस्त के मंथ में। ऐसा नहीं है कि बस अरेबियन सी में तीन ही साइक्लोन आए हैं, नहीं, अगस्त के मंथ में तीन साइक्लोन्स आए हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की फेनोमेना यूज हो रहा है, और की फेनोमेना हम देखने को मिल रहा है यहाँ पे वो ये है कि साइक्लोन जो है लैंड से सी की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? समझना ये है, ये जो साइक्लोन है ये बनता कैसे है और ये एक एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप यहाँ पे देखो, देर इज अ डीप डिप्रेशन और लो प्रेशर एरिया जो कहाँ पे बन रहा है? सौराष्ट्र एंड कच्छ वाले रीजन से यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे जो विंड्स आ रही है दैट आर इंटेंसिफाइंग इनटू अ साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक, क्लियर यहाँ तक? और यहाँ से जो ये साइक्लोन बनेगा ये जाएगा अरेबियन सी में। क्लियर? नेक्स्ट इज पीएम श्री। व्हाट इज प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम? इसको समझने से पहले, इस स्कीम को समझने से पहले हमें यह समझना है कि इस स्कीम का मेन मोटो क्या है और ये स्कीम क्यों लाई गई थी। उसके बाद हम न्यूज़ आर्टिकल समझ पाएंगे, अदरवाइज न्यूज़ आर्टिकल हमारी समझ में नहीं आएगा। तो पीएम श्री जो ये स्कीम है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्लियर? इसका मोटो क्या है, ये स्कीम क्यों लाई गई है? क्योंकि 14,500 पीएम श्री स्कूल्स हमें डेवलप करने हैं। ये जो स्कूल्स होंगे ये हम डेवलप करेंगे, और किस बेसिस पे डेवलप करेंगे? जैसे हमारे पास केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूल्स होते हैं और नवोदय विद्यालय समिति के स्कूल्स होते हैं, एनवीएस और केवीएस वाले स्कूल्स, जैसे वो स्कूल्स होते हैं उसी के मॉडल पे हमें 14,500 और पीएम श्री स्कूल्स बनाने हैं। अब ये स्कूल, अगर हमने एक स्कूल बनाया तो ये क्या करेगा? इसके नेबरिंग में जितने भी स्कूल्स होंगे उनको भी ध्यान में रख के उनमें भी एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करेगा। ठीक है, ये एक स्कूल हमने बनवाया बीच में जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल। ये हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करेगा, जितने भी इसके नेबरिंग स्कूल्स हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, उनके पढ़ाई में, उनके स्टैंडर्ड्स में, उनकी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये काम करेगा। यहां तक हमें ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, बट इसका मेन फोकस जो है वो रहेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी है 2020 वाली, उस पे रहेगा, उसको इम्प्लीमेंट कराने में रहेगा। ठीक है, इसका मेन फोकस पीएम श्री स्कूल होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेगा 21st सेंचुरी के स्किल्स के साथ। जो आज हमें स्किल्स चाहिए मार्केट में, जहां पे हमें जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएशन करके निकले और मार्केट में जॉब फाइंड करे और उनके पास जॉब हो और उनके पास जॉब के लिए स्किल्स हो, इस चीज पे काम करने के लिए पीएम श्री स्कूल और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काम कर रही है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जो यहाँ पे पेडागॉजी एस्टैब्लिश की जाएगी वो वही है कि एक्सपीरियंशियल, एक्सपेरिमेंटल, टॉय बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, और पूरा डिस्कशन, प्रोग्रामिंग, बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनग्रेन करी जाएंगी स्टूडेंट्स के अंदर, कि वो बस वो ट्रेडिशनल वाली नॉलेज छोड़ के एबीसीडी को रटने के बगैर, या आप समझ लो इस चीज को कि अंग्रेजी का ग्रामर रटने के बगैर उनको अंग्रेजी लैंग्वेज आ जाए। ठीक है, बेसिक्स को समझने के लिए उनको प्रोग्रामिंग समझ आ जाए, उनको ये समझ आ जाए कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है।
उनको ये समझ आ जाए कि मार्केट में अगर मुझे फॉर एग्जांपल स्किल्स चाहिए, अगर मुझे जॉब चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना है, जो हमें शायद ग्रेजुएशन में समझ में आ गया था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेरा स्कोप है या नहीं, मेरी ये हॉबी है या नहीं, ठीक है, 12th करी और इंजीनियरिंग में चले गए, वो करे बगैर उनको 6th 7th 8th लेवल पे ही ये समझाया जाए कि आपको प्रोग्रामिंग करनी है, आपको इलेक्ट्रिकल मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज को उनको परस्यू कराए और वो उनका करियर बना दिया जाए। दैट इज इट। ठीक है। और जो हमारा स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क है, जिसको बोलते हैं हम SQAF, इसको इम्प्रोवाइज किया जाए, इसको डेवलप किया जाए। ठीक है। इस स्कीम का जो ड्यूरेशन है, पीएम श्री स्कीम का जो ड्यूरेशन है, ये रहेगा 2022-23 से लेके 2026-27 तक। ठीक है, इतने टाइम पीरियड के लिए ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाएगी। कौन सी स्कीम? पीएम श्री स्कीम। ठीक। क्लियर? यहां तक पीएम श्री स्कीम तो समझ में आ गई। अब समझना यह है कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है या समग्र शिक्षा फंड्स क्या है, तो इसमें क्या करना है। अब हम न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि जो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, या एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, इन्होंने तमिलनाडु को बोला दैट भाई साहब, आप जो साइन नहीं कर रहे हो एमओयू, जो सब स्टेट्स ने साइन किया है पीएम श्री योजना के अंदर, एक एमओयू साइन करना पड़ता है हर एक स्टेट को। समझ लो यहाँ पे, एवरी स्टेट इज रिक्वायर्ड टू साइन एन एमओयू विद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड सो फॉर 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैव साइंड द एमओयू। तमिलनाडु ने भी अभी ये एमओयू साइन किया है, बट उन्होंने एमओयू में एक की चेंज लाई है, उन्होंने एक पैराग्राफ ही छोड़ दिया, जो पैराग्राफ बोलता है कि आपको एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने वो पैराग्राफ हटा दिया वहां से। ठीक है। और उसके बाद वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस चीज को। किसको? वो एमओयू साइन कर रहे हैं पीएम श्री योजना के साथ। समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसी स्कीम है जहां पे यह समग्र शिक्षा फंड्स जो है, ये एक इंटीग्रेटेड स्कीम है विच टॉक्स अबाउट एजुकेशन, प्री स्कूल से लेके 12th क्लास तक की एजुकेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए फंड्स है। ये फंड्स अराउंड 4300 करोड़ के अप्रूव हो चुके हैं अभी तक 2024-25 में। अब ये फंड्स किसी स्टेट को मिल जाए, ठीक है, ताकि वो पीएम श्री योजना को इम्प्लीमेंट करे, क्योंकि पीएम श्री योजना भी क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। अब समझना यह है कि यहाँ पे एक स्टेट को एमओयू साइन करना है, किसके साथ? एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ, और एजुकेशन मिनिस्ट्री उनको फंडिंग दे देगी समग्र शिक्षा फंडिंग के अंदर। और डेवलप क्या करना है? पीएम श्री योजना के अंदर जो स्कूल्स आते हैं उनको डेवलप करना है। क्लियर? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई, पीएम श्री योजना समझ में आ गई, एमओयू क्यों साइन करना है, और समग्र शिक्षा फंड्स का पर्पस क्या है। क्लियर? चलो आगे। नाउ, यहाँ पे बात हो रही है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को अगर समझना है, तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या आया है। पहला डेवलपमेंट है SCO। ठीक है। SCO की मीटिंग होने वाली है अगले महीने अक्टूबर 15 और 16 को। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान यहाँ पे एक इनविटेशन भेजता है इंडिया को, और वो मोदी जी को बुला रहे हैं कि मोदी जी वहाँ आ जाइए और SCO की मीटिंग अटेंड कीजिए। ठीक है। ये मीटिंग, इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ हेड्स मीटिंग, जो SCO के अंदर होती है, इसके मैकेनिज्म के अंदर होती है। क्लियर यहाँ तक कहानी? पहली कहानी। अब अभी तक इंडिया ने इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया है। ठीक है। हावेवर, यहाँ पे कल एक इंटरव्यू में मिस्टर जयशंकर ने बोला दैट जो हमने इससे पहले एक अप्रोच लिया था पाकिस्तान को लेके, कि हमारा जो पाकिस्तान के साथ डायलॉग होगा वो अनइंटरप्टेड होगा और अनइंटरप्टेबल होगा। ये वाला अप्रोच कांग्रेस के टाइम पे चला था, जब हमारे मणिशंकर अय्यर फॉरेन मिनिस्टर थे। ठीक है। ये तब चल रहा था ये अप्रोच। बट अकॉर्डिंग टू मी, बीइंग ए फॉरेन एक्सपर्ट और फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो अनइंटरप्टेड डायलॉग वाला ये सिस्टम था, ये खत्म हो चुका है। ठीक है।
द एज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग हैज बीन ओवर नाउ। ये एज खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? बिकॉज ही हाईलाइटेड दिस थिंग कि नेबर्स के साथ जो है ना, हर एक कंट्री के दिक्कतें हैं। हर एक कंट्री को अपने नेबर के साथ लड़ाई है। आर्मेनिया अजरबैजान को देखो, लड़ाई है। आप अफगानिस्तान पाकिस्तान को देखो, लड़ाई है बलूचिस्तान के ऊपर। आप पाकिस्तान और ईरान को देखो या बलूचिस्तान को देखो तो लड़ाई है। आप अपना रशिया यूक्रेन को देखो तो लड़ाई चल रही है। आप सूडान को देख लो, लड़ाई चल रही है। किसी भी कंट्री को देख लो, लड़ाई चल रही है अपने नेबर्स के साथ। क्यों? अगर आप अपने ही नेबरहुड में देखो तो कहीं ना कहीं पे लड़ाई चल ही रही होगी। बिकॉज अगर आप मंडल थियरी के अकॉर्डिंग जाओगे जो चाणक्य ने दी हुई है, चाणक्य सेज इन मंडल थियरी कि आपका जो नेबर है, इट इज योर नेचुरल एनिमी। ठीक है? एंड योर नेबर्स नेबर इज योर नेचुरल फ्रेंड। ठीक है? कि अगर आप एक कंट्री यहाँ पे हो, आपके जितने भी नेबर्स हैं, दे आर योर नेचुरल एनिमी, बट द नेबर्स नेबर इज योर नेचुरल फ्रेंड। ठीक है? इसीलिए यूपीएससी में भी एक ऐसे पूछा गया था दैट गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। क्लियर यहाँ तक? अब समझ में आ गया? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया ये चीजें क्यों बोल रहा हूं मैं। समझना यहाँ पे ये है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस। इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है, क्योंकि हिस्ट्री बैक इन टाइम हम दोनों एक ही कंट्रीज थे। इंडिया और पाकिस्तान एक ही कंट्री थी। और इंडिया और पाकिस्तान अभी भी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अभी भी हम ये समझते हैं कि इट इज अ नेशन विच वॉज वंस अ पार्ट ऑफ अस। इट इज अ बॉडी ऑर्गन ऑफ आर्स ओनली। ठीक है? तो हमें अभी डीप स्टेट एक्टर्स की वजह से, ठीक है, टेररिज्म की वजह से, आइडियोलॉजी की वजह से, थियोक्रेटिक नेशंस की वजह से, या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमारे बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वंस वाजपेयी जी सेड दैट वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स, बट नॉट आवर नेबर्स। तो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ना ऐसा ही है कुछ। एक तो नेबर हमारा नेचुरल एनिमी है, और दूसरा, नेबर को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? समझना ये है कि हमारी जो ये प्रॉक्सिमिटी है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, इसमें हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप टाइमलाइन की बात करो, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस की टाइमलाइन की बात करो, तो अगस्त 1947 में इंडिया was divided into two independent nations, और अगस्त 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग बन गया। ठीक है? अक्टूबर 1947 में फर्स्ट इंडो पाक वॉर स्टार्ट होता है। ठीक है? ओवर द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सबसे पहला वॉर। ठीक है? दूसरा, दिसंबर 1948 में ये जो वॉर है खत्म हो जाता है, और यहाँ पे बनती है हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पे साइन होता है हमारा कराची अग्रीमेंट। ठीक? जिसको ब्रोकर करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है? इसके बाद 1965 में हमारा सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है, इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है? सेकेंड इंडिया पाकिस्तान वॉर स्टार्ट क्यों होता है और कहाँ पे स्टार्ट होता है? बेसिकली अप्रैल 1965 में पॉलिटिकल अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है ईस्ट पाकिस्तान में, और जो आज बांग्लादेश है, और जिस बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है फिर से। ठीक है? 1971 में दिसंबर में इंडिया इंटरवीन करता है, और इंडिया स्टार्ट करता है बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ठीक है? ये एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। दिसंबर 1971 में
ये वॉर खत्म हो जाता है, हमारे पास 90,000 जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिनको हम पकड़ लेते हैं, पाकिस्तान की आर्मी उनको अरेस्ट कर लेते हैं और बांग्लादेश को आज़ादी दिला देते हैं। ठीक है। इसके बाद 1999 में हमारा स्टार्ट होता है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जुलाई 1999 में खत्म हो जाता है। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअल में होता क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ फोर्सेस होते हैं, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तानी फोर्सेस ये आते हैं और एलओसी क्रॉस करते हैं और ये कारगिल सेक्टर में, कारगिल एरिया में एंटर कर देते हैं कश्मीर वाले साइड में। ये जब एंटर करते हैं तो हमारे यहाँ से हमारी फोर्सेस रिटेलिएट करती है और इनको वापस निकाल देती है और टेरिटरी को वापस एक्वायर कर देती है और उनको हरा देती है वहां पे। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में वापस हमने कारगिल कॉन्फ्लिक्ट खत्म किया जुलाई 1999 में। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट ओवर हो जाता है। 2001 से लेके 2002 तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्टैंड ऑफ हो जाता है, जिसमें 2001 में टेररिस्ट अटैक हो जाता है इंडिया के पार्लियामेंट पे। ठीक है। हमारे पार्लियामेंट पे कुछ आतंकी आके हमला कर देते हैं दिसंबर 2001 में। 2002 मई का महीना होता है, मई जून का महीना होता है। यहाँ पे दोनों कंट्रीज बॉर्डर पे ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं और जून 2002 में ये टेंशन्स थोड़े बहुत कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आती है, बात करती है और पर्टिकुलरली यूएसए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और टेंशन्स को कम कर देता है हमारे बीच। 2003 में इंडिया और पाकिस्तान एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं और बोलते हैं कि एलओसी जो है इसी को हम अग्री कर लेते हैं दैट दिस इज द इंटरनेशनल बॉर्डर अभी के लिए। ठीक है। और जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, यहाँ पे जितना भी क्रॉस बॉर्डर वायलेंस हो रहा है उसको कम करेंगे। ठीक है, सीज फायर अग्रीमेंट। बट 2003 से लेके आज तक इस सीज फायर एग्रीमेंट को वायलेट करने के अलावा पाकिस्तान ने और कुछ नहीं किया है। ठीक है। हर दिन वहां से अटैक्स होते हैं, हर दिन वहां से शेल्स आती है और हमारे साइड में वो लोग अटैक करते हैं। ठीक है। अंडरस्टैंड नाउ? इसके बाद क्या होता है 2003 के बाद? 2003 के बाद पाकिस्तान का जो है डीप स्टेट एक्टर काम करता है। कौन सा डीप स्टेट एक्टर? सबसे पहली चीज पठानकोट अटैक होता है। ठीक है। पठानकोट अटैक, अगर हम यहाँ पे मैं आपको बोलूं, जनवरी 2016 में टेररिस्ट्स आते हैं पठानकोट एरिया में और पठानकोट में जो हमारा एयर बेस है वहां पे हमला करते हैं। ठीक है। 2019 में 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक सुसाइड बॉम्बर होता है जो हमारी इंडियन आर्मी के 40 पैरामिलिट्री फोर्सेस को सुसाइड अटैक में या सुसाइड बॉम्बिंग में, वो अपनी कार में आरडीएक्स लेके कॉन्वॉय के साथ टकराता है और 40 जवानों की यहाँ पे 40 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक के रेस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि हम बालाकोट स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। और इसके बाद 27 फरवरी को 2019 2019 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस चीज़ को एंड वहाँ से शूटिंग स्टार्ट होती है और हमारे इंडियन जो फाइटर जेट्स होते हैं उन पे वो लोग शूटिंग करना स्टार्ट करते हैं और हमारे जो एक कैप्टन होते हैं, विंग कमांडर अभिनंदन अभिनंदन वर्तमन, ही गेट्स कैप्चर्ड इन दीज फाइटर जेट्स और उनको वहां पे पकड़ लेते हैं एंड देन 28 फरवरी 2019 को ही उनको वापस छोड़ देते हैं वाघा बॉर्डर के पास। क्लियर यहाँ तक? ये हो गई 2019 की कहानी। 2019 में ही
अगस्त के महीने में 370 आर्टिकल को इंडियन गवर्नमेंट रिवोक कर लेती है। ये रिवोकेशन एंड एब्रोगेशन, इसको पाकिस्तान कंडेम करता है, ठीक है, एंड सेज दैट दिस विल डाउनग्रेड आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। हाउएवर 2021 में वी अगेन रिज्यूम्ड आवर सीज फायर, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया और बोला कि आज के बाद जो है हम दोबारा से सीज फायर पे काम करेंगे, हम फिर से ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें हम रिटेलिएट करें या एक दूसरे पे हमला करें, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गई हमारी टाइमलाइन। समझना एक और चीज है, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ये साइन की गई थी और इसको ब्रोकर करने वाला वर्ल्ड बैंक था, ठीक है, 1960s में। इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारे रिवर्स है, ठीक है, इन रिवर्स को डिवाइड किया गया, जिसमें बोला गया दैट रावी, बियास एंड सतलुज विल बी अंडर इंडियन कंट्रोल एंड इंडिया के यूज के लिए होंगे, एंड इंडस, झेलम एंड चिनाब, दीज विल बी गिवन टू पाकिस्तान फॉर देयर यूजेज, ठीक है। और पाकिस्तान का कंट्रोल इन रिवर्स पे होगा और इंडिया का कंट्रोल रिवर बियास एंड रावी, बियास एंड सतलुज के ऊपर होगा। इसके साथ साथ इंडस वैली ट्रीटी के अंदर एक परमानेंट इंडस कमीशन एस्टैब्लिश किया जाएगा जो इस मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट कराएगा, एंड देयर विल बी रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ द रिवर्स। हाउएवर दोनों कंट्रीज इन रिवर्स पे कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, बट 6 के 6 रिवर्स पे पाकिस्तान इज अ लोअर रिपेरियन कंट्री, और इंडिया का यहाँ पे हाथ इसलिए चलता है क्योंकि रिवर्स जो है पहले इंडिया से होके जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तान में जाते हैं। अब अगर हम इन रिवर्स के किसी भी ट्रिब्यूटरी पे कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उसके दो टाइप्स होते हैं, या तो हम उस पानी को ब्लॉक करके यूज करें, डाइवर्ट करके यूज करें, या फिर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाए। अगर कोई भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है तो उसको अलाउड है वो चीज बनाना, इंडिया को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं आराम से। और इसी के चलते हमने किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया। ये वही गंगा है, किशन गंगा वही रिवर है जिसको अगर आप देखना चाहो तो पाकिस्तान इसको नीलम रिवर बोलता है और हम इसको किशन गंगा रिवर बोलते हैं। ये एक ऐसा रिवर है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बॉर्डर नहीं है, बस ये रिवर है, ठीक है। इसका फ्लो इतना तेज है कि आप इजीली पार नहीं कर पाओगे इसको, आपको आर पार टेरिटरी दिख जाएगी, आपको फोर्सेस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बहुत कम फोर्सेस हैं हमारी यहाँ पे, और ये रिवर के बीच में कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है हमारा, ठीक है। आप विद योर नेक्ड आइज यू कैन सी द पीपल फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। दिस इज नीलम रिवर एंड किशन गंगा रिवर, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। इसके बाद आपको ये भी देखना है, किशन गंगा प्रोजेक्ट हमारा 330 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, रैटल हमारा 850 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, एंड जम्मू एंड कश्मीर के टेरिटरी में ये सब चीज़ें लोकेटेड है हमारी, ठीक है। इसके बाद द गार्डियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर, जो हम यहाँ पे हमारे फोर्सेस हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल एंड एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन जो हमारी है, दैट इज समथिंग विच वी आर मेंटेनिंग अंडर 1948 में हमने साइन किया था। जो पाकिस्तान का एग्रेशन था उसको काउंटर करने के लिए 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट डेडिकेटेड है और ये चीज़ इसलिए एस्टैब्लिश की गई थी कि अब दोबारा से हम लाइन ऑफ कंट्रोल को, या जो ये 740 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो बॉर्डर एरिया है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो इंडियन साइड का कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, जो इंडिया का पार्ट है, और पाकिस्तान ने जो दूसरा साइड इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इट इज़ बीइंग एस्टैब्लिश्ड आफ्टर 1948, ठीक है। और उससे पहले हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर जो रेड क्लिफ लाइन की ऊपर चलता है, दैट इज समथिंग विच इज गॉट रिकॉग्निशन अंडर दी एग्रीमेंट्स, ठीक है। 1972 के अंदर हमने एलओसी साइन की, या एलओसी को रिकॉग्नाइज कर लिया, और एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल
It starts and it's controlled by Indian Army and it runs from Jammu to NJ 9842, NJ 9842। ये पॉइंट है कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में। क्लियर यहां तक? द एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन line, the AGPL, it spans for around 110 kilometers and it is a divided and disputed region of Siachen Glacier। ठीक है, तो दूसरी लाइन है हमारे पास AGPL, that is actual ground position line। It spans from 110 kilometers and it divides the disputed region of Siachen Glacier from point NJ 9842 to Indra Col। ठीक है, 9842 से लेके इंदिरा कोल तक जो लाइन है हमारी उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल, लाइन ऑफ ग्राउंड पोजीशन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ट्रेड रिलेशंस हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने पाकिस्तान को दिया हुआ था 1996 से लेके आज तक, और उसके बाद हमने साफ्ता के अंदर 2012 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था सार्क के नेशंस के साथ, और उसमें पाकिस्तान भी आ गया था। बट 2019 में हमारे रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो गए पुलवामा अटैक के बाद, और हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटा दिया, और हमने कस्टम ड्यूटी लगाई पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से हमारा ट्रेड जो है वो बहुत कम हो गया। अगर आप पीपल एंड पीपल के टाइज की बात करो तो जॉइंट हमारे पास एक जुडिशियल कमेटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज। 1974 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक बायलेटरल प्रोटोकॉल साइन किया था 1974 में। बायलेटरल प्रोटोकॉल ऑन विजिट्स ऑफ रिलीजियस श्राइन्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ के कुछ लोग हैं जिनकी मान्यता ये है कि यहाँ पे कुछ दरगाह है, कुछ प्लेसेस है जिनको उनको आना है देखने, और वहाँ के कुछ प्लेसेस है जैसे हमारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर है, वहाँ जाने के लिए, वहाँ के श्राइन को विजिट करने के लिए, क्योंकि गुरु नानक जी का वो प्लेस है, वहाँ जाने के लिए हमने ये बायलेटरल प्रोटोकॉल साइन किया था, और इसी के अंदर फिर हमने लेटर ऑन गुरुद्वारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो ओपन किया कहाँ पे? 2018 में। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की हमने बात कर ली। कुछ और एंगल्स इसमें पेंडिंग है, दैट इज सीपेक एंड सम मल्टीलेटरल फोरम्स लाइक सार्क, जो मैंने ऑलरेडी बोला सार्क के हम दोनों मेंबर है। इसके साथ साथ हम एससीओ के मेंबर है दोनों कंट्रीज। इसके साथ साथ हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है दोनों कंट्रीज। और द हार्ट ऑफ एशिया, एक इस्तांबुल प्रोसेस, हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस, इसका जन्म 2011 में हुआ था, एंड इट एम्स टू प्रमोट द रीजनल कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अमंग अफगानिस्तान एंड इट्स नेबर्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान के दोनों मेंबर हैं, दोनों नेबर है इंडिया और पाकिस्तान दोनों। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई हमारी चीजें, सारी चीजें क्लियर हो गई इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को लेके। मेंस में यूपीएससी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक पहला क्वेश्चन 2020 में आया था, दैट हाउ डज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म impede the achievements of peace and security in South Asia? Territories or the terrorist activities and mutual distrusts have clouded India-Pakistan relations. This question was asked in 2015. 2016 में एक और क्वेश्चन आया था कि सार्क जो है अब डोमिनेंट हो चुका है, अब इंडिया और उसका ग्रोइंग इंटरफेरेंस पाकिस्तान का इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान, उसमें क्या रोल है? China and Pakistan have entered into an agreement recently about the economic corridor, that is CBEC। इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2014 में। आगे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं अबाउट द कंपैरिजन ऑफ एससीओ एंड सार्क, that how India is pursuing its interests through through SARC, which it could not fulfill through SARC। ठीक है, तो you can develop such ideology and understand कि रेड क्लिफ लाइन पे भी एक क्वेश्चन आया था 2014 के प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक रहे हैं। आगे जाके और ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। कीप अ विजिल ऑन दिस।
नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द तालिबान एंड देयर मोरालिटी लॉ। तालिबान ने अभी भी एक मोरालिटी लॉ लेके आए थे, हमें वो लॉ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट तालिबान की गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने एक मोरालिटी मिनिस्ट्री लॉन्च की है। मोरालिटी मिनिस्ट्री बेसिकली रिलीजन के ऊपर काम करती है, रिलीजन के पर्पस और रिलीजन के जो प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो कराएगी कहाँ पे, लोकल लेवल्स पे। और इसी में इन्होंने एक लॉ और एक रूल अभी निकाला जिसमें अराउंड अराउंड 31 से ज़्यादा उन्होंने कुछ वो निकाले हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेक्शंस निकाले हैं, 31 सेक्शंस। ठीक है, जिसमें उन्होंने बोला दैट 35 आर्टिकल्स ऐसे हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल और बिहेवियर है इन द पब्लिक प्लेस शुड बी स्ट्रिक्टली अंडर द इस्लामिक लॉ। जैसे वुमन पर्दे के बगैर नहीं निकल सकती, वो आवाज़ नहीं निकाल सकती, जैसे सऊदी अरेबिया में पहले ड्राइविंग पे बैन था। ठीक है, तो हाउएवर यूनाइटेड नेशंस एंड वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव criticized it as gender apartheid। ठीक है, तो with this we move to next article which talks about the Pacific Island Forum। Pacific Island Forum, और यहाँ पे बात ये हो रही है कि एक जॉइंट पुलिस प्लान, ये पैसिफिक आइलैंड फोरम क्या है, इसका एक मीटिंग अभी होने वाला था टोंगा आइलैंड में। ठीक है, और मैं आपके लिए एक असाइनमेंट देता हूँ कि हुंगा टोंगा वॉल्केनो ये कहाँ पे इरप्ट हुआ था और ये कहाँ पे लोकेटेड है। होंगा टोंगा वॉल्केनो, इसका इरप्शन इतना ज़्यादा बड़ा था कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी कैप्चर किया गया। समझना ये है कि पैसिफिक आइलैंड फोरम में अभी एक मेंबर ऑस्ट्रेलिया भी है, और ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रपोज किया है कि हम एक काम करते हैं, एक ऐसी जॉइंट पुलिसिंग प्लान लेके आते हैं जिसमें जो ये पैसिफिक वाला रीजन है, जिसकी ये सारी कंट्रीज है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, यहाँ पे हम लोग एक जॉइंट पुलिसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे जो इस पूरे रीजन में डिसिप्लिन लेके आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे जो अभी न्यूज़ है वो ये है कि इन्होंने तैवान को निकाल दिया वहां से, क्योंकि इनका ये मानना है कि ये जो फोरम है आ, ये बेसिकली बस सॉवरेन स्टेट्स की फोरम है, ना कि उन स्टेट्स की जहां पे किसी और कंट्री का राज चलता है। जैसे चाइना का इंटरवेंशन चलता है कहाँ पे, तैवान में। ठीक है, तैवान इज अंडर वन चाइना पॉलिसी ओनली। तो समझना ये है कि इन्होंने तैवान को निकाला, और यहाँ पे ये भी समझना है कि चाइना का जो सबसे क्लोजेस्ट पैसिफिक फ्रेंड है दैट इज सोलोमन आइलैंड, और सोलोमन आइलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने ही ये बोला है। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग कि सोलोमन आइलैंड जो कि चाइना का एक अच्छा फ्रेंड है, ठीक है, वही बोल रहा है चाइना के अगेंस्ट में। और इससे पहले हमने ये भी देखा दैट फिलीपींस और चाइना जो है आपस में लड़ पड़े। उससे पहले हमने ये भी देखा कि 9 डैश लाइन जो चाइना क्लेम करता है उस पे भी सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में बोल रही है कि ये जो है इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एग्रेशन की पॉलिसी है। अब इसी को लेके एक और यू कैन से दैट इट्स वेस्ट स्पॉन्सर्ड ऑल्सो, कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है हम फंडिंग भी देंगे इस चीज़ की, और हम क्या करेंगे कि मल्टी नेशनल क्राइसिस रिएक्शन फोर्स लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? मल्टी नेशनल क्राइसिस रिएक्शन फोर्स। सो मल्टी नेशनल क्राइसिस रिएक्शन फोर्स ये क्या काम करेगा? इट विल एस्टैब्लिश 4 ट्रेनिंग सेंटर्स अक्रॉस पैसिफिक ओशियन इन द ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन में ये स्टार्ट होगा और ये मल्टी कंट्री पुलिसिंग होगी। इसमें 200 ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, जो क्या काम करेंगे कि अगर किसी भी कंट्री में, इन आइलैंड कंट्रीज में कहीं पे भी कोई भी क्राइसिस का आ, इनको लगता है कि क्राइसिस होने वाली है, ठीक है, कहीं पे लड़ाई हो रही है चाइना के फोर्सेस के साथ, कहीं पे चाइना के नेवी ने हमला कर दिया दूसरी आइलैंड के शिप्स के ऊपर, या अरेस्ट कर लिया, तो वहां पे ये लोग काम में आ जाएंगे, ये लोग, ये ऑफिसर्स जो होंगे 200 ऑफिसर्स। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिफिक आइलैंड फोरम। पैसिफिक आइलैंड फोरम 1971 में बनी थी। पैसिफिक आइलैंड फोरम 1971 में बनाई थी, और इसके 18 मेंबर्स थे
जो इसके फाउंडर्स थे, एंड कोऑर्डिनेट ये करती है रेस्पॉन्सेज एक दूसरे के साथ। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो सुवा, फिजी में है, ठीक है। एंड रिसेंटली इट हेल्ड इट्स 53rd समिट इन टोंगा इन 2024, ठीक है। इसकी मेंबर कंट्रीज में ऑस्ट्रेलिया, कुक आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, फिजी, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती, नुआरो, सेलेडोनिया, न्यूजीलैंड, न्यू पलाउ, पापा न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स और बाकी सारी कंट्रीज हैं। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टू आर डेली न्यूज एनालिसिस और डेली हिंदू एनालिसिस स्ट्रीमिंग। जय हिंद।